ये अनरूली एनीमे है जहां हम किसी भी एनीम से संबंधित चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा एनीम रिकैप देखने में मजा आएगा। आइए इस शानदार एनीमे की पहली एपिसोड पर चलते हैं। द बैनिश्ड फॉर्मर हीरो लाइव्स एज ही प्लीजेस। एक लड़के जिसका नाम एलन था, वो गॉड्स बाउंटी का उपहार प्राप्त करने में असमर्थ था और उसे असफल कहा गया। लेकिन उसकी असली पहचान एक फॉर्मर हीरो की थी जो अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज एंड पावर्स के साथ पुनर्जन्म हुआ था। अपने ड्यूक्स फैमिली से निकाले जाने को भाग्यशाली मानते हुए एलन एक फ्री स्पिरिटेड जर्नी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपनी पूर्व मंगेतर द्वारा असैसिनेशन अटेम्प्ट का सामना करना पड़ा। एक अवांछित हेरोइक सागा शुरू होती है उस फॉर्मर हीरो के लिए जो बस इस दुनिया में शांति से जीना चाहता है। इस कहानी का हीरो अपने लोगों की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है और गॉडेस से एक भावनात्मक निवेदन करता है जिससे वो आंसुओं से भर जाती है। उसकी एक टीयर ड्रॉपलेट गिरती है और हीरो के हाथों को छूती है, जिससे वो ब्लू हेड फिल्दी रिच स्नॉब एलन के रूप में पुनर्जन्म लेता है। अब 15 साल हो चुके हैं और एलन एक ड्यूक्स एल्डेस्ट सन की तरह रह रहा है। बाकी सभी नोबल प्रिंस की तरह वो भी अपनी जिंदगी आलसी तरीके से जीता है। इस जीवन में उसका छोटा भाई उसे बुलाता है और बताता है कि उनके फादर नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एलन तुरंत तैयार होकर अपने भाई के साथ नीचे जाने लगता है। सीढ़ियों से नीचे जाते समय वो अपने छोटे भाई से कई कंप्लेंट सुनता है, जैसे कि वो एक टोटल शट इन है, कभी ग्रास नहीं छूता और हमेशा बेड में आराम करता है। एलन्स ब्रदर ब्रेट लगातार ये जताता है कि वह अपने इनकॉम्पिटेंट ओल्डर ब्रदर से नफरत करता है और चाहता है कि वह अपने रिच पेरेंट्स की इकलौती संतान होता। कोई है जो शुरुआत से ही विलन वाइब्स दे रहा है। अचानक ब्रेट एक पागल की तरह हंसने लगता है, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। एलन्स फादर क्रेग, जो ड्यूक ऑफ द हाउस ऑफ वेस्टफेल्ट है, एलन को बुलाता है और उसे टोटल लूजर कहता है क्योंकि वो 1550 ईयर्स ऑफ लाइफ में लेवल अप नहीं कर पाया, जिससे उनका लगभग रॉयल फैमिली में सम्मान कम हो गया। क्रेग ये भी बताता है कि एलन्स स्टेटस कितना लो एंड ऑर्डिनरी है और वो गिफ्ट से भी वंचित है। इस दुनिया में हर किशोर को गॉड से एक आशीर्वाद मिलता है, लेकिन एलन को कुछ नहीं मिला, जिससे उसने अपने पिता को अनप्रेसिडेंटेड शेम पहुंचाई। क्रेग उसे केवल फैमिली डिसअपॉइंटमेंट कहने में भी हिचकिचाता है और इसलिए फैसला करता है कि उसे घर से निकाल दिया जाए, जिससे उसका नोबल स्टेटस भी छिन जाए। लेकिन इस पर एलन परेशान नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है क्योंकि वो खुद को फाइनली फ्री मानता है। वो पहले अपने लक को धन्यवाद देता है कि उसे इतने लंबे समय तक इस रेड फ्लैग परिवार के साथ नहीं रहना पड़ा। फिर वो अपने प्रीवियस लाइफ की तरह पीस खोजने का फैसला करता है। जब वो एक रेस्टलेस हीरो था, वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का पीछा करता है और खुद को अपने पूर्व पिता के डोमेन के बाहर पाता है। वो बॉर्डरलैंड की ओर जाने का निश्चय करता है। चलते चलते वो एक रिवर के पास बैठकर फिशिंग करने लगता है, ये सोचते हुए कि वह एक कॉमनर की तरह एक साधारण जीवन जी सकता है। कुछ दूरी चलने के बाद वो एक स्मॉल माउंटेन पीक से देखता है कि एक यंग फीमेल नाइट को एक रीजनरेटिव डिमोनिक बीस्ट द्वारा परेशान किया जा रहा है। बियाट्रिक, जो एक नाइट है, एक कठिन परिस्थिति में फंस जाती है क्योंकि जितनी बार वो डिमोनिक बीस्ट्स को काटती है, वे फिर से रिजनरेट हो जाते हैं। बियाट्रिक बताती है कि वो प्रिंसेस रीस को एस्कॉर्ट कर रही थी जब ये रहस्यमयी बीस्ट्स उनके कैरेज पर हमला कर देते हैं। चूंकि एक नाइट्स ड्यूटी है कि वो वीक को ईविल से बचाए, बियाट्रिक खुद को बलिदान देने का फैसला करती है ताकि वो प्रिंसेस रीस को बचा सके और उसे रन अवे फॉर हर लाइफ करने के लिए कहती है। री हर्टलेस वेंच नहीं बनना चाहती जो किसी को पीछे मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन बीट्रिस उसे याद दिलाती है कि उसकी जिंदगी एक मेट की तुलना में कितनी महत्वपूर्ण है। इस बीच एलन दूर से बैटल को देखता है और नजदीक से देखने पर अपने मैजिकल पावर्स का उपयोग करता है, जो उसे नहीं करने चाहिए क्योंकि वो लेवल 1 पर है। उसके पिता के अनुसार वो समझ जाता है कि जिस व्यक्ति पर ये डिमोनिक बीस्ट्स हमला कर रहे हैं, वो इस किंगडम की पहली राजकुमारी है। एलन, जो पहले से ही री को जानता है, सोचता है कि ठीक उसी तरह जैसे उसे इस लाइफ में अनदेखा किया गया है, वैसे ही री को भी उसके आसपास के लोगों ने फेलियर माना है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब लोग री की तुलना एलन से करने लगते हैं। री हमेशा लोगों की आलोचना सहती रही, लेकिन जब उन्होंने एलन का मजाक उड़ाया तो उसने प्रतिक्रिया दी
क्योंकि वो हमेशा एलन को एक प्रेजवर्दी मैन मानती थी। उसके प्रति री की इस दयालुता का बदला चुकाने के लिए एलन पहली बार अपने पावर्स का उपयोग करने का फैसला करता है और ये खुलासा करता है कि उसके पास अब भी अपने पिछले लाइफ से गॉड गिफ्टेड पावर्स है, जब वो एक हीरो था। लेकिन इससे पहले कि वो उन 2 लड़कियों तक पहुंच पाता, एक डिमोनिक बीस्ट बीट्रिस पर सीधा हमला करता है और उसे गिरा देता है। उसी क्षण एलन अपनी लाइटनिंग स्पीड चार्ज करता है, जो कि दी फ्लैश से कॉपी नहीं की गई है, और सचमुच टेलीपोर्ट करके री के सामने आ जाता है, जिसने अपनी निकट आती मौत को स्वीकार कर लिया था। सौभाग्य से एलन एक ही वार में सभी डिमोनिक बीस्ट्स को हराकर डे सेविंग कर लेता है। वो अपनी गॉडली पावर्स का प्रदर्शन यही नहीं रोकता और बीट्रिस को मरने से बचाने के लिए अपनी हीलिंग लाइट मैजिक का उपयोग करता है, जिससे वो पल भर में ठीक हो जाती है। री एलन से पूछती है कि वो किस प्रकार की सॉर्सरी का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ये उसकी पिछली लाइफ की विरासत में मिली पावर्स है। इसलिए वो झूठ बोलता है कि ये गॉड्स ब्लेसिंग है। हाल ही में दोनों लड़कियां उसके झूठ पर विश्वास कर लेती हैं और अपनी असली बात पर लौटती है, जिसमें वे बताती है कि वे बॉर्डरलैंड्स में क्या कर रही है। दरअसल री को कुछ दिन पहले एक डिवाइन रेवलेशन मिला था और वो बॉर्डरलैंड्स के एक गांव क्लम की ओर जा रही थी। चूंकि एलन के पास करने को कुछ बेहतर नहीं था और अब वो फैमिलीज बम बन चुका था, इसलिए वो लड़कियों के साथ गांव जाने का फैसला करता है और उनकी कैरेज को अपनी हीलिंग लाइट मैजिक से ठीक करता है। रास्ते में वो री को बताता है कि उसके पिता क्रेग ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है और उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर री उसके प्रति सहानुभूति महसूस करती है। 3 घंटे बाद वे क्लम विलेज पहुंचते हैं, जो उन्हें असामान्य रूप से शांत लगता है। बीट्रिस नोटिस करती है कि गांव में बहुत सारे घर हैं, लेकिन किसी भी घर के दरवाजे खुले नहीं हैं, जिससे उसे लगता है कि अब यहां कोई नहीं रहता। री को संदेह होता है कि बॉर्डरलैंड्स के रहस्यमय मॉन्स्टर्स ने गांव पर हमला कर दिया होगा और इसे बर्बाद कर दिया। हालांकि एलन इससे असहमत होता है, क्योंकि उसे अपनी प्रेजेंस डिटेक्शन मैजिक का उपयोग करके किसी भी मॉन्स्टर की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। आखिरकार वे गांव के एक किनारे पर एक घर के सामने गांव वालों की भीड़ देख लेते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को बाहर निकाल देता है, जो फ्लैट लैडर की तरह है और फ्लैट अर्थस के दिमाग से भी ज्यादा फ्लैट है। जब वे ठीक से उस लड़की अकीरा को देखते हैं, जिसे स्पष्ट रूप से मेलिन्स नहीं है और इसलिए उसे वुमन नहीं माना जाना चाहिए, तो री तुरंत पहचान लेती है कि वो वही लाइट है जिसका जिक्र उसके रेवलेशन में किया गया था। अकीरा री को पहचान नहीं पाती, इसलिए री उसे याद दिलाती है कि वे रॉयल कैपिटल में मिले थे और इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए थे कि उन्होंने साथ में भोजन तक किया था। अकीरा री को भूल जाने के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि वो अब उसे कभी नहीं भूलेगी। एलन री से पूछता है कि उसने पहले जब अकीरा को लाइट कहा था तो उसका क्या मतलब था। इसे समझाने के लिए बीट्रिस पहले एलन को स्पेशल ब्लेसिंग ब्रेवर के बारे में बताती है, जो अपने धारक को 1000 वॉरियर्स की शक्ति देता है और उसे एक हीरो बना देता है, क्योंकि अकीरा ही एकमात्र ऐसी है जिसके पास ये गिफ्ट है, जो उसे इस जेनरेशन की हीरो बनाता है। रे को एक रेवलेशन मिला जिसने उसे एडवाइस किया कि वो गाइड बने लाइट के लिए और स्पष्ट रूप से डार्कनेस से दूर रहें। उसने इस संदेश की व्याख्या इस तरह की कि उसे दुनिया के हीरो के पास रहना चाहिए, ये समझाने के लिए कि वो बॉर्डरलैंड्स में क्या कर रही थी। ग्रुप पास के एक बार में लंच करने के लिए इकट्ठा होती है, जहां हीरो एरा उसे अपने मौजूदा मिशन के बारे में बताती है, जो कि एक ड्रैगन को हराना है। उसकी कहानी के अनुसार जब अकीरा इस गांव के पास की सड़क से गुजर रही थी, तो वो एक डरी हुई छोटी लड़की से मिली, जिसने उससे मदद की भीख मांगी और बताया कि गांव वाले जबरदस्ती उसे ड्रैगन के पास बलिदान के रूप में ले जा रहे थे। इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए अकीरा गांव के ओल्ड विलेज चीफ से बात करने आई, लेकिन उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया गया। जब वो बाहर आई तो उसकी मुलाकात एलन्स ग्रुप से हुई। एलन ने तुरंत समझ लिया कि गांव वाले छोटी लड़की को ड्रैगन के लिए बलिदान चढ़ाने की योजना बना रहे हैं, ताकि वे उसकी सुरक्षा प्राप्त कर सकें। उसे ये भी एहसास हुआ कि गांव वाले खुद को मॉन्स्टर से बचाने के लिए एक बहुत ही अमानवीय तरीका अपना रहे हैं। फिर भी उसने अकीरा को ड्रैगन को मारने से रोका, क्योंकि इससे गांव वालों की परेशानी और बढ़ सकती थी। लेकिन अकीरा ने निष्ठुर गांव वालों को खुश करने के बजाय
छोटी लड़की की मदद करने का फैसला किया और अपना कार्य पूरा करने निकल पड़ी। रे और बियाट्रिक भी अकीरा की मदद करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए एलन ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, उसकी उबाऊ जिंदगी में करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। वो खुद इसे और बेहतर तरीके से समझाता है, ये कहते हुए कि वो शांति से नहीं जी सकता, ये जानते हुए कि उसके प्रिय मित्र खतरे में है। थोड़े ही समय में ग्रुप उस पहाड़ तक पहुंच जाती है जहां ड्रैगन के होने की संभावना है। लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले अकीरा सबको रोकती है ताकि वे पहले एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना सकें। वो जमीन पर बैठ जाती है और दूसरों से कहती है कि वे ऐसे आइडियाज लेकर आएं जो उन्हें ड्रैगन को हराने में मदद करें। वो अपनी योजना बताती है कि वो मुख्य सड़क से होते हुए पहाड़ की चोटी तक जाएगी, जबकि बाकी तीनों पीछे से ड्रैगन को घेरने की कोशिश करेंगे ताकि वे उसे आश्चर्यचकित कर सकें। एलन सामने की बैटल में अकीरा के साथ रहने की पेशकश करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हालांकि अकीरा इसे ठुकरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि एलन पूरी ऑपरेशन को अकेले ही निपटा देगा और खुद सारा मजा ले लेगा। एलन समझ नहीं पाता कि अकीरा ने उसे इतनी अच्छी तरह पढ़ कैसे लिया, जब वे एक दिन से भी कम समय के लिए मिले थे। अकीरा समझाती है कि वो उसके अंदर से आने वाली एक अलग ऑरा को महसूस कर सकती है, जो किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं लगती। एलन कुछ नहीं कहता, लेकिन अकीरा को यकीन हो जाता है कि वो अपनी असली शक्ति छुपा रहा है। इससे वो उत्साहित हो जाती है और कहती है कि जब वे ड्रैगन को हरा देंगे तो वो उसके साथ एक स्पारिंग मैच करना चाहती है। योजना के अनुसार वे अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। अकीरा सबसे पहले एक बड़ी मुस्कान के साथ जाती है, ये संकेत देते हुए कि वो अकेले ही ड्रैगन को हरा सकती है। दूसरी ओर एलन, रे और बियाट्रिस भारी चट्टानों पर चढ़ते हुए एक वैकल्पिक मार्ग लेते हैं ताकि ड्रैगन को उनकी मौजूदगी का पता न चले। जब अकीरा लाल रंग के विशाल ड्रैगन का सामना करती है तो एलन ये अनुमान लगाता है कि गांव वालों को उसके पिता क्रेग, ड्यूक ऑफ वेस्टफेल्ट ने मजबूर किया होगा कि वे अपने बच्चों का बलिदान दें। एलन ये भी समझता है कि ड्यूक इस शक्तिशाली ड्रैगन की शक्ति उधार ले रहा है और इसीलिए किंगडम के रॉयल नाइट्स ने अब तक इस खतरनाक जानवर को नहीं हराया है। अकीरा युद्ध की शुरुआत एक शक्तिशाली लाइटनिंग स्ट्राइक स्पेल से करती है, लेकिन ये ड्रैगन पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ता। इससे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा वो उस छोटी लड़की को भी देखती है जिसे उसने पहले बचाया था, जो पास में बेहोश पड़ी हुई थी। तब उसे ये एहसास होता है कि ये सब ड्रैगन की एक क्रूर प्लॉय थी, जिससे वो किसी ताकतवर शिकारी को आकर्षित कर सके। हालांकि ड्रैगन ये देखकर निराश हो जाता है कि हीरो अकीरा कितनी कमजोर है और उसे मजाकिया लगता है कि ऐसी कमजोर लड़की को हीरो माना जाता है। एरा अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है, ये समझते हुए कि उनकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन एलन उसे मरने नहीं देता और ड्रैगन उसे सिर्फ एक छोटे से स्लैश से गिरा देता है, दिखाते हुए कि उसके लिए अपनी अल्टीमेट स्किल द एंड ऑफ द वर्ल्ड का उपयोग करना कितना आसान है। एलन ड्रैगन की ओर चार्ज करता है, जो सपोजिडली भगवान के सबसे करीब माना जाता है, और उसकी माने के आर पार स्टैब कर देता है, उसकी इमॉर्टल लाइफ को समाप्त कर देता है। जैसे ही बैटल समाप्त होती है, एलन की डी ब्लेड टूट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पीसफुल लाइफ जीने का ड्रीम। लेकिन वह इसे स्वीकार करता है क्योंकि अब उसके पास फ्रेंड्स हैं जो उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही नहीं बल्कि सच्चे केयर के कारण उसके साथ है। एलन जागता है। द सेक्रेड स्वॉर्ड मास्टर ब्लैकस्मिथ पार्ट 2। वह रे के पास उठता है और ओवर स्लीपिंग के लिए माफी मांगता है। रे उसे रियश्योर करती है कि शायद ड्रैगन बैटल की एग्जॉशन की वजह से उसे ज्यादा नींद आ गई। एलन फिर पूछता है कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं, और रे देखती है कि वे ट्रेनिंग कर रही हैं, पूरी तरह एनर्जी से भरी हुई। जैसे ही लिजी एलन से माफी मांगने वाली होती है, उसे याद आता है कि रे ने हीलिंग मैजिक का उपयोग करके जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। वो उसे एक महिला की याद दिलाता है जो किसी भी इलनेस या इंजरी को ठीक करने के लिए यात्रा करती थी और जिसे सेंटली मिरेकल वर्कर माना जाता था। इस बारे में रूमर्स भी थे कि वो रे से जुड़ी हुई थी। रे माफी मांगती है कि उसने पहले नहीं बताया, लेकिन एलन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो खुद को ब्लेम न करे। वो अफर्म करता है कि चाहे वो एक प्रिंसेस हो या सेंट, उसके लिए वो हमेशा रही रहेगी।
ये सुनकर रे बहुत खुश होती है। फिर एक लड़की एलन को स्पार करने के लिए बुलाती है। एलन उठता है और उनके साथ शामिल हो जाता है। सीन शिफ्ट। अब एलन अकीरा को फेयरवेल कह रहा है। अकीरा उसे कहती है कि वो उनके साथ पास के विलेज तक चलना चाहती है, क्योंकि उसे कैरेजेस पसंद नहीं है, बल्कि वो चलना पसंद करती है। एक छोटी लड़की उसे हग करती है और रे से पूछती है कि क्या वो उसे अपने साथ रखना चाहती है। अकीरा समझाती है कि वो लड़की से जुड़ गई है और उसे अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि लड़की का कोई परिवार नहीं है और वो विलेज वापस नहीं जाना चाहती। अकीरा एलन से अपने स्वॉर्ड को लेकर माफी मांगती है, लेकिन वो उसे आश्वस्त करता है कि ये उसकी वजह से नहीं टूटी। वो कहता है कि ड्रैगन को हराना उसका कर्तव्य था, लेकिन ये अकीरा की मदद के बिना असंभव था। वो कहता है कि अकीरा के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्ड है और ये उसी के साथ रहनी चाहिए। एलन कहता है कि ड्रैगन को हराने में अकीरा का बहुत बड़ा योगदान था और लिटिल गर्ल के लिए असली हीरो वही है। अकीरा लड़की के साथ जाने का निर्णय लेती है और एलन वो उसके फ्रेंड से विदा लेती है। सीन शिफ्ट टू द पैलेस। क्रेग रेड ड्रैगन किंग की हार पर चर्चा कर रहा है। वो कहता है कि उनकी योजना हेरोइन को ल्यूर करके उसे एलिमिनेट करने की थी। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि सेंट ने लड़की की मदद की, जिससे क्रेग गुस्सा हो जाता है। ब्रेट और एक अन्य लड़का फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करता है और कहता है कि उन्हें क्ले वुल्व्स को ही उन पर छोड़ देना चाहिए था। वो सजेस्ट करता है कि अगली बार एक मैसिव हर्ड भेजना चाहिए ताकि वे पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाए। क्रेग उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि रेड ड्रैगन किंग की हार के बाद वे अब और मैजिकल क्रीचर्स नहीं खो सकते। ब्रेट आर्ग्यू करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हीरोइन और सेंट बच निकलेंगे। स्प्रैग के पिता हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि जब तक वे बॉर्डर एरियाज में हैं, उनके पास उन्हें मारने के कई मौके होंगे। वो फिर असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसने एल्व्स का लोकेशन खोज लिया है। असिस्टेंट जवाब देता है कि वो खोज कर रहा है और जल्द ही एल्व्स का सिर भेज देगा। क्रेग हंसता है और किंगडम से बदला लेने की कसम खाता है। सीन शिफ्ट बैक टू एलन एंड दी गर्ल्स। एलन रे से पूछता है कि क्या वह किसी ब्लैकस्मिथ को जानती है जो उसके लिए स्वॉर्ड बना सके। रे एक ब्लैकस्मिथ का नाम लेती है जिसका नाम एल्वीर है और जो नियर बाय टाउन ग्रैंडोल में रहता है। बेरिक्स एक अन्य स्किल्ड लेकिन एक्सेंट्रिक ब्लैकस्मिथ एल्फ का नाम लेती है। रे एलन से माफी मांगती है कि उसने उसे इतनी परेशानियों में डाल दिया, लेकिन एलन उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि उसे इस केस में ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या वह एक प्रिंसेस के रूप में कैपिटल वापस जाना चाहती है, लेकिन रे मना कर देती है और कहती है कि बेरिक्स उसके साथ है और उन्होंने उसके फादर से कांटेक्ट कर लिया है, जिससे कोई इशू नहीं हुआ। रात में जंगल के एक आइसोलेटेड हिस्से में वे बिना किसी लाइट के होते हैं। एलन अपनी मैजिकल पावर्स का उपयोग करके फायर जलाता है, जिससे लड़कियां खुश हो जाती है। वे फायर के आसपास इकट्ठी होती है। रे एलन की गोद में सो जाती है, लेकिन तुरंत जागकर माफी मांगती है। बेरिक्स हंसती है और कहती है कि क्योंकि वे एंगेज्ड है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर रे गुस्सा हो जाती है और पैट्रिक्स को बताती है कि एलन उसका एक्स फियांसे है। एलन बीच में इंटरजेक्ट करता है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो उसके पास हो रही थी, लेकिन रीज गुस्सा हो जाती है और एलन से कहती है कि वो इसका ऑब्जेक्शन करती है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां सो रही है। एलन खुद से कहता है कि इस तरह समय बिताना बहुत वंडरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अपने रिक्रिएटेड जीवन में ऐसा अनुभव किया है। इस दुनिया में जब हम पहली बार मिले थे तो वो एक ब्यूटीफुल रात थी, ठीक आज रात की तरह। फिर वो पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब वो महल में था। अचानक एलन उसके पीछे प्रकट होता है और मून की सुंदरता पर कमेंट करता है। रीज अपना परिचय रीदुसाज के रूप में देती है और बताती है कि वो उसे जानना चाहती है, क्योंकि उसे बताया गया था कि वे एंगेज्ड है। ये सुनकर एलन बहुत सरप्राइज हो जाता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां एलन कहता है वो पीसफुल जीवन जिसकी मैं लॉन्गिंग कर रहा था, शायद कुछ ऐसा ही है। सीन बदलती है और हम एलन के ग्रैंड होम टाउन में पहुंचते हैं, जहां पूरा मार्केट बहुत लाइवली है। एलन रिमार्क करता है कि ये टाउन बहुत डिफरेंट है। बेरिक्स उसे इन्फॉर्म करता है कि यहाँ एडवेंचरर्स और वांडरर्स जिनके पास स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये टाउन बॉर्डर पर स्थित है। हमारे हीरोज ब्लैकस्मिथ के घर पहुंचते हैं
और रीस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ब्लैकस्मिथ उसके लिए परफेक्ट स्वॉर्ड बनाएगा। बेरिक्स को यह बहुत स्ट्रेंज लगता है क्योंकि आमतौर पर इस डिस्टेंस से भी स्वॉर्ड्स के क्लैशिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये लेडी सिर्फ तलवारें बनाने में इंटरेस्टेड है और कहीं और नहीं जा सकती। एलन दरवाजे तक जाता है और देखता है कि वो ओपन है, इसलिए वे एंटर करते हैं और कई पावरफुल वेपन्स देखते हैं। एलन कमेंट करता है कि ये वेपन्स उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड से कहीं बेहतर है। अचानक वे एक स्क्रीम सुनते हैं और दौड़ते हुए नोएल को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। बेरिक्स उसे पकड़ता है और समझाता है कि ये उसकी यूजुअल स्टेट है। वो ओवरवर्क के कारण बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रीस अपनी हीलिंग मैजिक का उपयोग कर नोएल को जगाती है। एलन उससे पूछता है कि क्या वो हर बार अपनी मैजिक का यूज करके उसे फटीग से क्योर करती है। रीस उसे इन्फॉर्म करती है कि हाँ, लेकिन वो इसे भूल गई थी क्योंकि बहुत समय से उसने अपनी मैजिक का उपयोग नहीं किया था। बेरिक्स ऐड करता है कि जब नोएल एक नई स्वॉर्ड बनाना शुरू करती है तो वो नहीं खाती है और नहीं पीती है जब तक कि वो कंप्लीट न हो जाए। नोएल जागती है और रीस और बेरिक्स को देखकर पूछती है कि वो लड़का एलन कौन है। बेरिक्स एक्सप्लेन करता है कि वो रीस सम का पर्सनल गार्ड है और उसका नाम एलन है। नोएल फिर पूछती है कि क्या वे उसे एक नई स्वॉर्ड बनाने के लिए कहने आए हैं, लेकिन वो बताती है कि वो बहुत बिजी है और उसके पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। एलन उसे अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड दिखाता है और नोएल उसे एग्जामिन करती है। वो रियलाइज करती है कि इसे इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज किया गया है और सोचती है कि कोई इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता था। फिर अचानक वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो एलन के लिए एक नई स्वॉर्ड बनाएगी। वो पूछती है कि क्या वह एक ऐसी स्वॉर्ड में इंटरेस्टेड है जो उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होगी। मैट्रिक्स क्लैरिफाई करता है कि क्या वह एक ऐसी स्वॉर्ड की बात कर रही है जिसे सिर्फ एक ट्रू हीरो ही वील्ड कर सकता है। नोएल कंफर्म करती है और कहती है कि वो एक ऐसी स्वॉर्ड बनाएगी जो यहां मौजूद किसी भी स्वॉर्ड से बेहतर होगी, लेकिन इसके लिए ट्रिमेंडस एफर्ट की जरूरत होगी। एलन अग्री कर लेता है, मना करने में असमर्थ। नोएल तुरंत अपनी क्राफ्टिंग शुरू करने का डिसीजन लेती है और उन्हें घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर उसे अचानक याद आता है कि एक वुमन वनेस थी जो एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ थी। वो सोचती है कि किसी भी कॉस्ट पर उसे एक ऐसी स्वॉर्ड बनानी होगी जो सुपरनैचुरली स्ट्रांग हो। इसके बाद हम एलन और लड़कियों को फॉरेस्ट में देखते हैं। रीस विश करती है कि नोएल कोई रेकलेस काम न करे। एलन कहता है कि जब तक स्वॉर्ड तैयार नहीं हो जाती उन्हें किसी इनमें ठहरना चाहिए। तभी अचानक एक लड़की मोलिना आती है और कहती है कि ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए। फिर हम उसे होरस से बात करते हुए देखते हैं। वो एक्सप्रेस करती है कि रेजा की प्रेजेंस यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन वेस्टफील्ड की इंफॉर्मेशन के अनुसार रेजा का पर्सनल गार्ड एक मेल नाइट होना चाहिए था। तो ये दूसरा लड़का एलन कौन है? होरस उसे बताता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। बियाट्रिक उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर रीस को सजेस्ट करता है कि एलन को एडवेंचरर्स गिल्ड जाना चाहिए क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है। वो कहता है कि जो मटेरियल्स उसे ड्रैगन से मिले थे उन्हें बेचकर वो बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकता है। एलन कंफर्म करता है कि ये सही होगा क्योंकि वो अपनी फैमिली द्वारा एक्सपेल्ड होने के बाद से बिना पैसे के हैं। फिर वो लड़कियों से पूछता है कि वे क्या करेंगी। लिजी उसे बताती है कि वह टाउन में बियाट्रिक के साथ थोड़ी देर के लिए घूमेगी। एलन उठता है, उन्हें विदाई देता है और चला जाता है। बियाट्रिक फिर रे से बात करती है, पूछती है कि क्या वो इस प्लान के बारे में निश्चित है क्योंकि वे दोनों अकेले इसे संभाल नहीं पाएंगे। रे इसे स्वीकार करती है, लेकिन एलन को जरूरत से ज्यादा शामिल नहीं करना चाहती। दृश्य एडवेंचरर्स गिल्ड में बदलता है जहां रिसेप्शनिस्ट एलन का स्वागत करती है। वो कुछ मटेरियल्स को मनी के लिए ट्रेड करने की इच्छा व्यक्त करता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी वस्तुओं की जांच करती है और जब वो बैग खोलती है तो उसे आश्चर्य होता है कि इसमें एक ड्रैगन स्केल है जो बहुत कीमती होती है और अन्य वस्तुओं से भरा एक और बैग भी है। वो उन वस्तुओं को लेकर मैनेजर को सूचित करने चली जाती है। फिर हमें मेलन और उनकी असिस्टेंट एलन के साथ दिखती है। असिस्टेंट ड्रैगन के बारे में पूछती है और एलन कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है कि वे कौन है। होरस खुद को और मेलन को परिचय कराता है, ये बताते हुए कि वह एक अमेज़न है और इस किंगडम में आमतौर पर नहीं देखी जाती। अपने रूप के बावजूद वे एडवेंचर स्टोरीज के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते,
इसलिए वे यात्रा करते हैं ताकि एडवेंचरर्स से सुन सके। होरस पूछता है कि क्या एलन ने ड्रैगन स्केल अकेले हासिल किया या किसी एलाइज के साथ। एलन समझाता है कि वो इसे अकेले हरा नहीं सकता था। होरस पूछता है कि क्या कोई हीरोइन उसके साथ थी, ये मानते हुए कि लड़ाई बहुत रोमांचक रही होगी। रिसेप्शनिस्ट फिर देरी के लिए एलन से माफी मांगती है और बताती है कि उसने वस्तुओं का मूल्यांकन समाप्त कर लिया है, इसलिए अब एक्सचेंज का समय है। होरस और मोलिन चले जाते हैं और हम उन्हें आपस में बात करते हुए देखते हैं। होरस मोलिन से कहता है कि एलन को देखना जरूरी था ताकि उसकी क्षमताओं का आकलन किया जा सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बिना किसी डिवाइन गिफ्ट के असफल व्यक्ति होगा, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो एक पूरी तरह से तुच्छ अपोनेंट है। दृश्य एलन और लड़कियों के साथ नोएल्स हाउस में बदलता है। वो पूछता है कि क्या स्वॉर्ड बन चुकी है, लेकिन आश्चर्यचकित होता है जब उसे पता चलता है कि नोएल फिर से सो रही है। रे अपनी मैजिक से उसे जगाती है और नोएल देरी के लिए माफी मांगती है, उन्हें सूचित करती है कि उसने इसे पूरा कर लिया है। फिर हर कोई स्वॉर्ड को देखता है और चकित हो जाता है। नोएल उन्हें बताती है कि ये सबसे अच्छी स्वॉर्ड है जो उसने कभी बनाई है। एलन इसे लेता है और उसे बताता है कि ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। नोएल सुझाव देती है कि वे इसे आजमा सकते हैं, लेकिन रे कहती है कि वे इसे तभी करेंगे जब वो पूरी तरह ठीक हो जाए। दृश्य एलन और नोएल के फॉरेस्ट में जाने पर बदलता है, जहां वह उसे बताता है कि वह इसे अकेले परख सकता है। स्टुबॉर्ननेस एंड डिटर्मिनेशन पार्ट 3। हालांकि नोएल इस बात पर अड़ी होती है कि वो उसे अपने सामने इसे इस्तेमाल करते देखेगी, क्योंकि स्वॉर्ड को उसके अनुकूल बनाने के लिए कुछ समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। एलन पूछता है कि वो ब्लैकस्मिथ क्यों बनी और सोर्ड्स बनाना क्यों शुरू किया। नोएल पूछती है कि क्या एक एल्फ को ब्लैकस्मिथ के रूप में देखना अजीब है। एलन जवाब देता है कि टैलेंट और विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखते हुए ड्वार्फ्स इस काम के लिए अधिक उपयुक्त है। वे रुकते हैं और नोएल उसे बताती है कि वो एक ड्वार्फ द्वारा पाली गई थी और अपना अतीत याद करती है, जहां उसे नहीं पता था कि वो कहां पैदा हुई थी या उसके माता पिता कौन थे। वो एक अजीब जगह पर पहुंच गई थी। फिर एक महिला जिसका नाम वनेस था उसे अपने साथ ले गई और उसकी बहुत देखभाल की। वो उसे बताती है कि वनेस एक बहुत कठोर और जिद्दी महिला थी, जिसने उसे स्वॉर्ड मेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी वो उसकी प्रिय टीचर बनी रही। अचानक वो भावुक हो जाती है, उसे बताती है कि उसका व्यक्तिगत अतीत कोई मायने नहीं रखता और वो अचानक वहां से चली जाती है। फिर होरस मोलिन के साथ दिखाई देता है और एलन से पूछता है कि क्या वो गिल्स रिक्वेस्ट पर मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए बाहर गया था। एलन इसकी पुष्टि करता है और होरस उसे बताता है कि जब वो वापस लौटे तो उन्हें अपने हंटिंग ट्रिप के बारे में सूचित करे। नोएल एलन को अपने पास बुलाती है और होरस और मोलिन चले जाते हैं। नोएल होरस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि होरस मोलिन से कहता है कि एलन पर नजर रखें और उसकी जांच करें, क्योंकि अगर उसे पता चला तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। फिर मोलिन गायब हो जाता है। दृश्य वापस एलन की ओर बदलता है, जो स्वॉर्ड की परीक्षा लेकर कई मॉन्स्टर्स को मारता है। वो नोएल से कहता है कि उसे ये स्वॉर्ड बहुत पसंद है। नोएल स्वॉर्ड को उससे लेती है और अपनी मैजिकल पावर से इसकी शक्ति और धार को बढ़ा देती है। वह उस स्वॉर्ड की स्थिति देख सकती है जिसे कोई अन्य व्यक्ति नग्न आंखों से नहीं देख सकता। स्वॉर्ड की गति और स्थिति को उसकी मैजिक से बढ़ाया जा सकता है। वो उसे बताती है कि उसने बिना किसी खरोंच के स्वॉर्ड का उपयोग किया, जो उसकी कुशलता को दर्शाता है। वो उसे और भी मजबूत मॉन्स्टर से लड़ते देखना चाहती है और उसे फॉरेस्ट में और गहराई में ले जाती है। रात होती है और उनकी फायर अभी भी जल रही है। ये देखकर सरप्राइज्ड हुई, क्योंकि आमतौर पर कई मॉन्स्टर्स हमला करने आते हैं, लेकिन अब कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। ये संभव है कि वे भाग गए हों, क्योंकि वे एलन का सामना करने से डर गए थे। नोएल अपनी फियर व्यक्त करती है। उसे अपनी मेंटर वनेस की याद आती है, जिसने उसे बताया था कि अगर वो कभी इतने बड़े मॉन्स्टर का सामना करे तो भाग जाना चाहिए। वो एलन से आग्रह करती है कि वो अपनी स्वॉर्ड का उपयोग करके सो रहे मॉन्स्टर पर हमला करे, जोर से चिल्लाते हुए। नोएल को अपने पास्ट की याद आती है जब वो अपनी टीचर वनेस के साथ थी, जहां वो बहुत काम करती थी। नोएल उसे बताती है कि उसे भूख लगी है और पूछती है कि वो काम कब बंद करेगी।
लेकिन वनेस कभी जवाब नहीं देती, जिससे नोएल नाराज हो जाती है। रात में नोएल फिर उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसके घर का सारा खाना खा लिया। फिर वो उन वेपन्स को देखती है जो वनेस बनाती है और पूछती है कि वो इन टूल्स का उपयोग कैसे करती है। लेकिन वनेस हमेशा की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है, जिससे नोएल को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर वो पूछती है कि उसकी समस्या क्या है। नोएल वेपन्स के पास जाती है और वो स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत भारी होती है। वो उसे उठा नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। फिर भी वनेस उसे नोटिस नहीं करती और अपना काम जारी रखती है, जिससे नोएल फिर से गुस्सा हो जाती है और लकड़ी के बॉक्स को लात मारने की बात कहती है। नोएल वनेस के सामने बैठती है और पूछती है कि उसे स्वॉर्ड पर बार बार चोट करने में क्या मजा आता है, और कहती है कि एक दिन वो गिर जाएगी क्योंकि वो बिना खाए पिए लगातार काम कर रही है। वो अपसेट होकर उसे फूलिश कहती है, लेकिन वनेस हमेशा की तरह चुप रहती है और काम करती रहती है। सुबह होती है और वनेस अभी भी काम कर रही होती है। फिर नोएल जागती है और देखती है कि वनेस ने एक बहुत शक्तिशाली स्वॉर्ड बनाई है और नोएल इसे देखकर चकित रह जाती है। फिर सीन वर्तमान समय में शिफ्ट होता है, जहां हम एलन को नोएल के साथ जंगल में देखते हैं। वो एलन से कहती है कि वह उस स्वॉर्ड का उपयोग करके मॉन्स्टर को मार दे, लेकिन एलन उसे बताता है कि उसके पास उस मॉन्स्टर को मारने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसने उन पर हमला नहीं किया और वो इंसानों से दूर सो रहा है। उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे नोएल के बदले की भावना की कोई समझ नहीं आती, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होगा। फिर नोएल उससे स्वॉर्ड ले लेती है और मॉन्स्टर को मारने के लिए दौड़ती है। एलन उसे बताता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर एक फेनरेयर लगता है, जिसके पास एक बैरियर है जो किसी भी अटैक को बेअसर कर सकता है। केवल एलीट वेपन्स जैसे सेक्रेड स्वॉर्ड्स ही इस बैरियर को भेद सकते हैं। नोएल उसे बताती है कि ये स्वॉर्ड सेक्रेड स्वॉर्ड से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन एलन उसे बताता है कि ये स्वॉर्ड एक खरोंच तक नहीं डाल पाएगी, क्योंकि उसने अभी तक कोई ऐसी स्वॉर्ड्स नहीं बनाई जो सेक्रेड स्वॉर्ड से बेहतर हो। लेकिन अगर वो अभी भी मॉन्स्टर पर हमला करना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर सीन एलन और अन्य लड़कियों की ओर शिफ्ट होता है, जो जंगल में ऐसे मॉन्स्टर को देखकर हैरान रह जाती है। एलन उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि कोई इसे इस जंगल में लाया है और ये किसी प्रकार की शक्ति से ढका हुआ था। बियाट्रिक पूछती है कि ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है और इसका लक्ष्य क्या है। एलन उसे बताता है कि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए सतर्क रहना ही बेहतर होगा। फिर वो रे से पूछता है कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है और वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि निश्चित रूप से वो सिर्फ उसके लिए स्वॉर्ड बनाने नहीं आई होगी। लिजी उसे बताती है कि वो अब तक ये बात उससे छिपा नहीं पाई और उसे जानकारी देती है कि लगभग 3 महीने पहले मिलिट्री कमांडर सिरेल, जो उनके सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, की हत्या कर दी गई थी और अपराधी जिसने सिरेल का सिर काटकर भाग लिया वो अज्ञात है। विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस की गई, लेकिन क्राइम सीन पर कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि इस अपराध के पीछे कोई डीमन है और वे उनके खिलाफ अज्ञात पावर्स का उपयोग कर रहे हैं। एलन पूछता है कि क्या यह संभव है कि कोई इंसान किसी डीमन की हत्या कर सकता है, क्योंकि डीमंस कभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की परवाह नहीं करते। बियाट्रिक उसे बताती है कि किसी ने किंगडम से किसी डीमन के साथ मिलकर उनके पावर्स का फायदा उठाया होगा। रे उसे बताती है कि वे इस टाउन में आए थे जहां हर तरह के लोग इकट्ठा होते हैं किसी क्लू की तलाश में। एलन उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन उसने एक सस्पिशियस पर्सन से मुलाकात की थी। फिर सीन मी की ओर शिफ्ट होता है, जो मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है और सोचती है कि इस बैरियर को कैसे तोड़ा जाए और ऐसा करने के लिए क्या मजबूर करेगा। फिर वो अपने पार्टनर के पास जाती है और पूछती है कि चीजें कैसी चल रही हैं, लेकिन वो उसे बताती है कि उसे कोई नई जानकारी नहीं मिली। वो उसे बताता है कि चाहे वे इस टाउन में कितना भी समय बिताएं, वे वहां कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं पाएंगे। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि वो जाकर सेंट एनियल को मार दे। मिली ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाती है और वो उसकी ओर देखता है और उसे बताता है कि उसे ये मत बताना कि एक अमेज़न वॉरियर जिसे लड़ाई करना पसंद है खून देखने की परवाह नहीं करता। फिर वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और उसे बताता है कि वह उससे कुछ सुनना चाहता है।
मिली उसे बताती है कि वह इसे करेगी। फिर सीन नोएल पर शिफ्ट हो जाता है, जो अब भी स्वॉर्ड पर काम कर रही होती है और उसे हैमर कर रही होती है। वो एलन के शब्दों को याद करती है जब उसने कहा था कि ये स्वॉर्ड अभी भी वीक है, लेकिन इसकी पॉलिशिंग मेथड के अनुसार उसे विश्वास है कि ये फेनरिया पर वार करने में सक्षम हो जाएगी। इसे बेहतर बनाना जरूरी है, लेकिन उसे कोई रेकलेस तरीका नहीं अपनाना चाहिए। वो रियलिटी में लौटती है और कहती है कि वो अभी भी काम जारी रख सकती है, क्योंकि उसे ऐसा करना ही होगा। फिर वो थक जाती है, हैमर छोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे पास्ट याद आता है, जब एक मॉन्स्टर ने वनेस पर हमला किया था। तभी होरस प्रकट होता है और वनेस से कहता है कि वो जानता है कि वो एक टैलेंटेड ब्लैकस्मिथ है, और ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वे सेक्रेड सोर्ड्स के मुकाबले और पावरफुल सोर्ड्स को बढ़ने नहीं देना चाहते। वनेस मॉन्स्टर पर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो वार करने की कोशिश करती है, एक फायरी बैरियर उत्पन्न होता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर मॉन्स्टर उसे नोएल के सामने मार देता है। जब मॉन्स्टर नोएल पर हमला करने की कोशिश करता है, तो एक मैजिकल लाइटनिंग प्रकट होती है और उसे रोक देती है। तभी अकीरा, हीरोइन, प्रकट होती है और मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड से मार देती है। होरस उसे बताता है कि वो फिलहाल के लिए पीछे हट रहा है और गायब हो जाता है। फिर नोएल वनेस के पास जाती है और अकीरा उसे बताती है कि वो उसकी चोटों को ठीक कर देगी। नोएल अकीरा से पूछती है कि वो इतनी आसानी से मॉन्स्टर पर कैसे हमला कर पाई, जबकि वनेस की स्वॉर्ड इसे नहीं मार पाई। फिर नोएल रोने लगती है। इसके बाद हम रियलिटी में लौटते हैं। नोएल जागती है और फिर से स्वॉर्ड पर काम करने लगती है। जब उसका काम पूरा हो जाता है, तो स्वॉर्ड तैयार हो जाती है। फिर वो जंगल में जाती है, स्वॉर्ड अपने साथ ले जाती है और एलन से माफी मांगती है कि वो थोड़ी देर के लिए उसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगी। जैसे ही वो सोए हुए मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, मॉन्स्टर जाग जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी होरस अचानक प्रकट होता है और नोएल से पूछता है कि क्या वो फेना के वार को सहने के बाद खड़ी रह सकती है, क्योंकि वो उसे लंबे समय से ढूंढ रहा था और बॉर्डर एरियाज में उसकी उपस्थिति की उम्मीद नहीं कर रहा था। होरस नोएल से पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम करेगी, क्योंकि उसने सुना है कि नोएल के पास एक स्पेशल पावर है और उसे फेना का भोजन बनने देना बेकार होगा। नोएल उसके शब्दों से चौंक जाती है और उससे पूछती है कि वो किस स्पेशल पावर की बात कर रहा है। होरस उसे बताता है कि उसकी सॉवरेन फेरी आइज इस दुनिया में ज्ञात केवल 5 इन्नेट गिफ्ट्स में से एक है, और उसके पास उनमें से एक है जिससे वो दूसरों से बॉन्ड कर सकती है। नोएल पूछती है कि क्या वो उस अमेज़न की बात कर रहा है जो वनेस के साथ खड़ी रहती थी। होरस उसे बताता है कि उसने अपना घर खो दिया और अब उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने पास रखा, भले ही वो वही था जिसने उसका घर नष्ट किया था। फिर वो हंसता है और नोएल से पूछता है कि उसके साथ जुड़ने के बारे में उसकी क्या राय है, क्योंकि उसे इसमें कोई बुरा नहीं लगता। नोएल उसे जवाब देती है कि वो मरना पसंद करेगी बजाय उसके सर्वेंट बनने के, और उसे सफर करने की बद्दुआ देती है। होरस तब मॉन्स्टर को नोएल को मारने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, एलन अचानक प्रकट होता है और मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। होरस को एहसास होता है कि उसने एलन की क्षमताओं को कम आंका, लेकिन वो सोचता है कि क्या ये सामान्य है कि उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दी और नोएल को बचाने के लिए यहां आ गया। एलन उससे उसके इरादों के बारे में पूछता है और होरस उसे बताता है कि अगर वो प्रिंसेस रे को नुकसान पहुंचाता है तो ये उसके लिए अनफेवरेबल होगा, क्योंकि इससे उसकी रेस्क्यू में देरी होगी। इसके बाद हम मिली को तेरा के रूम में वॉकिंग करते हुए देखते हैं। वो उसकी बेड चेम्बर में जाती है और बेडिंग अनकवर करती है, लेकिन उसे रीस अपने बेड में नहीं मिलती। तभी रीस और बियाट्रिक अचानक उसके पीछे प्रकट होते हैं और मिली उनसे पूछती है कि वे उसे कैसे देख सकते हैं। फिर हम एलन के पास लौटते हैं, जो होरस से कहता है कि उसका मतलब उस अमेज़न गर्ल से है जो अपनी प्रेजेंस छिपाती है। उसे उन पर संदेह था, इसलिए उसने एक बैरियर लगाया था ताकि वो रीझाज रेंज में इनविजिबिलिटी बैरियर को न्यूट्रलाइज कर सके। होरस कहता है कि उसकी बातें इनकॉम्प्रिहेंसिबल हैं, लेकिन भले ही वो उन्हें रिवील करने की कोशिश करे, वो रे को मरने से नहीं रोक पाएगा। फिर हम रे और मिली के पास लौटते हैं, जहां मिली उन पर स्वॉर्ड से हमला करती है, लेकिन बियाट्रिक उसे रोक लेती है।
जैसे ही मिली उन्हें मारने की कोशिश करती है, रे उसे रुकने का आदेश देती है। मिली बियाट्रिक पर वार करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर वो रे को पकड़ लेती है और स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देती है। बियाट्रिक उठती है और मिली पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हम एलन के पास लौटते हैं, जो होरस से कहता है कि ऐसा लगता है कि लड़कियों को मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिली को हरा दिया, इसलिए असैसिनेशन अटेम्प्ट असफल हो गया। होरस उसे बताता है कि वो अभी भी वही है जो। ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है, क्योंकि बिना सेक्रेड स्वॉर्ड के वो फेना को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। फिर होरस फेनरा को ऑर्डर देता है कि वह एलन पर अटैक करे और उसे किल कर दे। मॉन्स्टर एलन पर अटैक करता है तो एलन काउंटर अटैक्स करता है और मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे होरस बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर वो डिसअपियर हो जाता है। एलन नोएल को अपनी बैग पर कैरी करता है और उसके साथ वापस लौटता है। चलते हुए वो कहता है कि नोएल सो गई, क्योंकि उसने पूरी रात स्वॉर्ड बनाने में बिता दी। जब वो घर पहुंचता है तो वो लिजी को देखता है और नोएल की कंडीशन के बारे में पूछता है। एलन उसे बताता है कि वो ठीक है, बस सो रही है। फिर नोएल उठती है और गुस्से में एलन से पूछती है कि वो उसे बिना परमिशन के क्यों कैरी कर रहा है और उसे नीचे उतारने के लिए मारती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मी एक चेयर से टाइड है और एलन उसे बताता है कि वो उस आदमी के गिफ्ट के ट्रेसेस को इन्वेस्टिगेट कर चुका है। वो उससे फ्रीली बोलने को कहता है, क्योंकि अगर वो चुप रहने पर इंसिस्ट करती है तो वे कभी उसकी सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। बियाट्रिक सजेस्ट करती है कि उसे कैपिटल भेजकर कोर्ट में ट्रायल के लिए खड़ा किया जाए। रे कहती है कि उसे नहीं लगता कि मिली एक बैड पर्सन है, क्योंकि उसने उसे विलिंगली असैसिनेट करने की कोशिश नहीं की। शायद उसका एक फैमिली इंतजार कर रहा हो। मिली बताती है कि उसका कोई फैमिली नहीं है और नहीं कोई जाने की जगह, क्योंकि उसकी पूरी जगह जला दी गई थी। तब नोएल को पास्ट की याद आती है, जब वनेस ने उसे बचाया था, जब उसके पास कोई जाने की जगह नहीं थी। वो पूछती है कि वे कहाँ जाएंगे और वनेस उसे बताती है कि वे घर जाएंगे। नोएल आश्वस्त महसूस करती है और सो जाती है। फिर हम रियलिटी में लौटते हैं और नोएल मिली की बंधी हुई रोप्स को काट देती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ उसके होम जाना चाहेगी। सभी नोएल के इस एक्शन से सरप्राइज हो जाते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो मिली का ख्याल रखेगी। बियाट्रिक उसे वार्न करती है कि मिली दोबारा रे को किल करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन नोएल उन्हें एश्योर करती है कि अगर वो कुछ ट्राई करेगी तो वो उसे रोक लेगी। मिली डीपली मूव हो जाती है और रोने लगती है। रे उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और बियाट्रिक अपनी हर्ष वर्ड्स के लिए उससे माफी मांगती है। एलन स्माइल करता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर एलन जंगल में जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां फेना थी। वो बैरियर को तोड़ता है और सीन शिफ्ट होता है होरस की तरफ, जो अकेले बैठा एलन की पावर के बारे में सोच रहा है और वंडरिंग कर रहा है कि एलन एग्जैक्टली कौन है और उसके पास इतनी पावर कैसे है। तभी अचानक एक स्टॉर्म आता है, जमीन स्प्लिट हो जाती है और होरस गिर जाता है। एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर उसके सामने आता है, उसे किल कर देता है और अचानक गायब हो जाता है। जब एलन वहां पहुंचता है तो उसे होरस डेड मिलता है। फिर सीन पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो मॉन्स्टर क्रेग और उसके बेटे को इन्फॉर्म करता है कि उसने होरस को किल कर दिया, इससे पहले कि वह कोई इन्फॉर्मेशन लीक करता। क्रेग कहता है कि यह पहले ही होना चाहिए था, इससे पहले कि ये पावर्स और फैलती। उसका बेटा कहता है कि अब सेंट और एल्फ को एलिमिनेट करना मुश्किल हो गया है और उसने सिर्फ एक मिलिट्री लीडर का हेड लिया है। यह सुनकर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो सेंट और एल्फ को किल कर देगा। लीडर अपने बेटे से कहता है कि आर्च बिशप की डेथ के लिए प्रे करें। वो अपने पिता की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वह इस डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट है। प्रिंसेस रे अपने अंकल के साथ ट्रैवलिंग स्पिरिट्स फेस्टिवल पार्ट 4 में रॉयल ऑन्टोराज के साथ सफर कर रही होती है। तभी उन पर अगली फ्लाइंग मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। गार्ड्स, जिनके पास टिन बकेट हेलमेट होते हैं, पावरफुल मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाते। रे का अंकल उसे कैरेज में रहने के लिए कहता है, जबकि वो बाहर जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है। रे चारों तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कई मॉन्स्टर्स उसके बॉडीगार्ड्स को मार रहे हैं। एक मॉन्स्टर उसे देखकर उसकी कैरेज का ग्लास तोड़ता है,
जिससे वो सीट के नीचे गिर जाती है। उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होता तो वो सिर्फ स्क्रीम करती है। मॉन्स्टर अंदर झांकता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। तभी वो दर्द से चिल्ला उठता है क्योंकि उसका अंकल उसे पीछे से स्टैब कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो घूमकर अंकल के पेट को फाड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसकी इंटेस्टिन्स बाहर आ जाती है। अंकल अपनी नीज को एक आखिरी बार देखता है और फिर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और जिंदा खाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी थिक मेटल आर्मोर की वजह से मॉन्स्टर के शार्प टीथ उसे नहीं काट पाते। अंकल अपनी बाकी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को एक और बार स्टैब करता है, जिससे दोनों एक स्टीप क्लिफ के नीचे नदी में गिर जाते हैं। रे डर के मारे फ्रीज हो जाती है और वही खड़ी रहती है। वर्तमान में एलन, रेस और बियाट्रिक एक पीसफुल विलेज में प्रवेश करते हैं। विलेजर्स रिटर्निंग स्पिरिट्स फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें वे अपने डिपार्टेड एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स का स्वागत करते हैं। बीट्रिक ही एकमात्र थी जो अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए थी, जबकि दूसरा ग्रामीण समझाने के लिए शामिल हुआ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे केवल भूतों की तरह ड्रेसअप करते हैं और डांस करते हैं। बीट्रिक ने अपनी एम्बैरसमेंट छिपाने की कोशिश करते हुए हल्की सी हंसी छोड़ी। तभी रीज ने ग्रामीणों से पूछा कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सिल्वर आर्मोर पहनता है, क्योंकि उसने गांव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था। ग्रामीणों ने कन्फ्यूज्ड होकर माफी मांगी क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते थे। रे निराश थी क्योंकि वो अपने मिस्ट्री मैन को खोज नहीं पाई और बीट्रिक सोचने लगी कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में मौजूद है या ये सिर्फ एक रूमर है। एलन को याद आया कि उनकी खोज के दौरान वे अब भी नोएल के घर पर थे और एडवेंचर गिल्ड के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। नोएल को याद आया कि उसने अपने एक नियमित ग्राहक, जो कि एक एडवेंचरर भी था, से एक ऐसे गोस्ट के बारे में सुना था जो एक निश्चित गांव में दिखाई देता था और कथित तौर पर रॉयल फैमिली से जुड़ा था। अचानक नोएल का व्यवहार बदल जाता है और वह एक ऐसे गोस्ट के बारे में बात करने लगती है जो रॉयल फैमिलीज ऑपरेशन से उपजे बदले की भावना से ग्रस्त है। वह सिल्वर आर्मोर पहने हुए रहता है जो खून से सना होता है और ग्रेवयार्ड में हर रात घूमता है। बीट्रिक इस हास्यास्पद व्याख्या से परेशान हो जाती है। तभी एक तेज धमाका पूरे स्थान को हिला देता है। रे सबसे पहले कूदकर 6 साल की बच्ची की तरह चिल्ला उठती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेली ही चिल्ला रही है और खांसकर खुद को संभालती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो खुद को इस एम्बैरसमेंट से उबार नहीं सकती। जब वो घबराहट में ये समझाने की कोशिश करती है कि वो डरी नहीं थी, रे कुछ देर सोचती है और फिर सुझाव देती है कि उन्हें इस गांव में जाकर इसकी जांच करनी चाहिए। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एलन कहता है कि वे इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रॉयल फैमिली को मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने का तरीका पता हो सकता है। इसी कारण वे वर्तमान में इस गांव में हैं। एलन याद दिलाता है कि नोएल ने एक ग्रेवयार्ड का जिक्र किया था और सुझाव देता है कि उन्हें कब्रिस्तान की जांच करनी चाहिए। तीनों एक स्पूकी सेमेट्री में प्रवेश करते हैं। अंधेरा बढ़ रहा है और बीट्रिक कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तभी पीछे से झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है, जिससे वे डर जाते हैं। जब वे मुड़ते हैं तो एक आदमी को बिना आयरिसेस के खड़ा पाते हैं, जो किसी डेस में लगता है। वे तुरंत उसे पहचान लेते हैं, वही व्यक्ति जिससे उन्होंने पहले बात की थी। वो आदमी उन्हें गांव के हेडमैन के घर ले जाता है ताकि वे उससे कुछ प्रश्न पूछ सकें। एलन पूछता है कि वो सेमेट्री में क्या कर रहा था। वो आदमी जवाब देता है कि वो वहां से गुजर रहा था और उन्हें देखकर रुक गया। वो बहुत एनिमेटेड तरीके से बात करता है और फिर जल्द ही वहां से चला जाता है। ट्रायो गांव के हेडमैन के साथ बैठता है, जो बताता है कि उन्होंने सिल्वर आर्मोर पहने किसी गोस्ट की कोई अफवाह नहीं सुनी है। वो उन्हें अपने घर में रात रुकने का प्रस्ताव देता है क्योंकि अगले दिन गांव में फेस्टिवल है। उस रात रे अपने अंकल का सपना देखती है, जो उसके लिए पिता समान थे और जिन्हें वो अक्सर फादर कहती थी। वो याद करती है कि उन्होंने उसे सिखाया था कि किसी भी परिस्थिति में लोगों पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि वही विश्वास उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। रीस अचानक जाग जाती है और खिड़की की ओर जाती है, जहां उसे सिल्वर आर्मोर में एक नाइट दिखाई देता है। वो उसे पुकारती है, ये सोचकर कि वो उसके अंकल हैं, और कब्रिस्तान की ओर उनका पीछा करती है।
अचानक द वॉकिंग डेड जैसा दृश्य बन जाता है, क्योंकि लाशें अपनी कब्रों से बाहर निकलने लगती हैं और धीरे धीरे रीस की ओर बढ़ती है। रीस वही करती है जो उसे सबसे अच्छा आता है। वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन फिर अचानक एलन उसे जगा देता है, जो उसकी चीखें सुनकर देखने आया था। उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक नाइटमेयर था और वो एलन को गले लगा लेती है। अगली सुबह लोग सुनरीसे से पहले इकट्ठा होते हैं, अलग अलग हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में ड्रेस्ड अप, और एक बड़े बॉनफायर के चारों ओर डांस करते हैं। इस बीच ट्रियो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, हैरान कि गांव वाले मृत्यु का इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि उनके किंगडम में इसे अपशगुन माना जाता था। एलन मजाकिया लहजे में कहता है कि अगर बियाट्रिक वास्तव में रियल्म की नाइट है तो उसे इसे रोकना चाहिए, लेकिन बियाट्रिक तुरंत जवाब देती है कि जब तक ये किसी के लिए समस्या नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एलन देखता है कि रे चिंतित लग रही है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी वही व्यक्ति जो पहले मिला था उनके पास आता है और उन्हें डांस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रीस विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि वो आराम करना चाहेगी, लेकिन एलन और बियाट्रिक को आनंद लेने के लिए कहती है। एलन अपनी अल्ट्रा X3 मैजिक आइज का उपयोग करके किसी संभावित खतरे की जांच करता है। जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आता तो वो डांस करने के लिए दौड़ पड़ता है और बियाट्रिक भी उसके पीछे जाती है। इस बीच रे वही खड़ी रहती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी गंध आती है और कोई उसका नाम पुकारता है। वो मुड़ती है और देखती है कि सिल्वर आर्मोर पहने एक नाइट भीड़ में से गुजर रहा है। वो तुरंत भीड़ को चीरते हुए जंगल में घुस जाती है। उसे फिर वही गंध आती है और ऊपर देखने पर वो अपने अंकल को दूर खड़ा देखती है। ये गंध उन्हीं से आ रही थी जो तब होती है जब कोई कई दिनों तक शावर न ले। वो कहता है कि इस तरह अकेले उसके पीछे आना खतरनाक है। रीस उसे फादर बुलाती है, लेकिन वो याद दिलाता है कि वो उसका अंकल है। ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन वो नहीं मिला। वो पूछती है कि वो इस दौरान क्या कर रहा था। वो स्वीकार करता है कि उसने रॉयल फैमिली से नफरत की है। उसने रॉयल फैमिली से छिपकर बदला लेने की योजना बनाई, क्योंकि रीस फादर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो विस्तार से बताता है कि राजा उन लोगों की जान के पीछे पड़ा है जिनके पास इनबॉर्न गिफ्ट्स है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास ड्रैगन को हराने की शक्ति, अद्वितीय वेपन्स बनाने की शक्ति, सोल्जर्स की ताकत को दोगुना करने और राष्ट्र को ग्लोरी दिलाने की शक्ति, किसी भी उपहार को पढ़ने की शक्ति और अंत में सेंट के रूप में उठने की शक्ति है। चूंकि ये शक्तियां व्यक्तिगत रूप से राज्य को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं, रीस फादर मानता है कि ये लोग, जिन्हें पपेट्स ऑफ गॉड्स कहा जाता है, देवताओं के इशारे पर हैवॉक मचाते हैं। अंकल अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वह रीस को बचाना चाहता है और अपने भाई को हराने के लिए उससे जुड़ने को कहता है। हालांकि रीस मना कर देती है और कहती है कि अगर वे बात करें तो समझौता हो सकता है। वो वही दोहराती है जो उसने एक बार उसे बताया था, दूसरों पर विश्वास करने की बात। अचानक अंकल हवा में उठने लगता है और खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। वो घोषणा करता है कि उसका कॉर्प्स व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और रीस पर हमला करता है, लेकिन उसका वार एलन द्वारा रोका जाता है, जो समय पर आकर अटैक को रोक लेता है। अंकल पहचान जाता है कि एलन रीस का बेकार एक्स-फियांसे है। एलन मांग करता है कि वो अंकल एल्फ्रेड को लौटाए। एलन एक पैरेलल पैराडॉक्स स्पेल ब्रेक का उपयोग करता है, जिससे अंकल पर काबू पाने वाली स्पेल स्ट्रिंग्स टूट जाती है और वो अपनी सुध बुध वापस पा लेता है। हालांकि वो उनसे दूर रहने के लिए कहता है और घोषणा करता है कि वो पहले ही डेड हो चुका है। वो मानता है कि उसने जो कुछ रीस से कहा उस पर पछता रहा है और उस पर हमला करने पर भी अफसोस कर रहा है, भले ही ये उसकी मर्जी से नहीं हुआ। वो स्पष्ट करता है कि ये राजा नहीं बल्कि डीमन था, लेकिन उसका शाही परिवार से ग्रज असली था, क्योंकि बचपन से ही बीमार और ईर्ष्यालु लोग दो भाइयों के बीच दरार डालने की कोशिश करते रहे थे। उसे रॉयल होने के साथ आने वाली बाधाएं नापसंद थी, जिससे उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और स्क्रैच से शुरुआत की। इसी तरह वो प्रीमियर नाइट स्क्वाड्रन का वाइस कैप्टन बना। वो स्वीकार करता है कि रीस ही थी जिसने उसे खुशी दी। वो एलन से कहता है कि वह रीस का ख्याल रखे। वो जोड़ता है कि वो एक गुड गर्ल है, लेकिन रेकलेस भी है। एलन स्वीकार करता है कि ये उसकी योजना थी। संतुष्ट होकर
वो एलन को आखिरी बार स्पार करने के लिए कहता है। एलन खुशी खुशी सहमत हो जाता है, हालांकि रीस इसका विरोध करती है। एलन समझाता है कि अंकल उस पर रीस की जिम्मेदारी सौंप रहा है, इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो अपने प्रॉमिस के काबिल है। अंकल उसकी इंटेलिजेंस की सराहना करता है और चेतावनी देता है कि इस मोमेंट वो कोई कॉर्प्स नहीं बल्कि एक मैन, एक नाइट और एक फादर है। वे फाइट करना शुरू करते हैं और अपनी बेहतरीन स्किल्स दिखाते हैं। मिड फाइट अंकल याद दिलाता है कि आज रिटर्निंग स्पिरिट फेस्टिवल है, जब लिविंग एंड द डेड एक साथ होते हैं। एक रात का ड्रीम, उन लोगों के साथ डांस करने का अवसर जो कभी वापस नहीं आएंगे। दोनों मैन बराबरी पर होते हैं और जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, रीज अपने अंकल के साथ बिताए गए एक और पल को याद करती है। वो पूछती है कि क्या वो वास्तव में स्ट्रांग है और क्या वह उसे स्कैरी मॉन्स्टर से बचाएगा। उसके अंकल ने वादा किया था कि जब तक उससे स्ट्रॉन्गर कोई नहीं आ जाता, वो उसकी रक्षा करेगा। वो रोने लगती है और जल्द ही रेनिंग शुरू हो जाती है, जैसे क्लाउड्स भी उसके साथ रो रहे हों। अंकल के जाने का समय आ गया है। वो जमीन पर पड़ा है, जिससे पता चलता है कि वो मैच हार गया है। वो रीस को दुखी करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन मानता है कि वो अब शांति में है, क्योंकि उसे पता है कि वह सुरक्षित रहेगी। वो स्वीकार करता है कि हर बार जब रीस उसे फादर कहकर बुलाती थी, वो बहुत जॉय महसूस करता था, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश करता था। रीस उसका हाथ पकड़ती है और उससे प्यार जताते हुए उसे आखिरी बार फादर कहती है। कमजोर आवाज में अंकल उससे कहता है कि वो हैप्पीनेस खोजे और फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। रीस फूट फूट कर रोती है। वे दोनों विलेज लौटते हैं और जल्द ही रेन रुक जाती है। एलन गहरी सोच में पड़ जाता है जब विलेज हेडमैन उसके पास आता है और पूछता है कि उसने कब ध्यान दिया कि एलन को सच्चाई का पता है। एलन जवाब देता है कि उसने शुरू से ही जाना था कि विलेज के लोग डेड हैं और हेडमैन उन्हें नियंत्रित कर रहा है। हेडमैन पूछता है कि एलन ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। एलन स्वीकार करता है कि भले ही डेड इस विलेज में लिविंग के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये पीसफुल जगह है। हेडमैन खुलासा करता है कि वो भी एक डीमन है, लेकिन एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई डीमन है, उसे ईविल मान लेना नैरो माइंडेड सोच है। तभी ज़ॉम्बीज फिर से ग्राउंड से बाहर निकलते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। एलन महसूस करता है कि शायद उसकी कही बात उन पर लागू नहीं होती। हेडमैन चाहता है कि एलन उसका पॉन बने और इसलिए वो कॉर्प्सेस को उस पर हावी होने के लिए भेजता है। एलन अपनी मैजिक का उपयोग करके बॉन्ड्स को तोड़ता है और डीमन के कंट्रोल को बेअसर कर देता है। अनडेड एलन अभी खत्म नहीं हुआ है और उसने अपनी ब्लेड निकाल ली है। वो वेलन का उपयोग करता है और एक स्ट्रोक में ही डीमन और कॉर्प्सेस को आधे में काट देता है। आखिरकार उन्हें पार करने का रास्ता मिल जाता है। डीमन एक क्रिस्टल छोड़ देता है जिसे एलन अपने पास रखता है। द बिगिनिंग ऑफ मैडनेस पार्ट 5। इस बीच रॉयल पैलेस में राजा और ब्रेट खुश नहीं है कि उनका पॉन डीमन उनकी मदद मिलने के बावजूद असफल हो गया। कर्ट ब्रेट को याद दिलाता है कि एक गो का एस्केप उनकी योजना को बाधित नहीं करेगा। उनके पास पहले ही आर्च बिशप का हेड है। रे, एलन और बियाट्रिक एक और यात्रा शुरू करते हैं और बियाट्रिक वादा करती है कि एक नाइट के रूप में वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सुनकर रे खुश होती है और उसे इतना सपोर्टिव होने के लिए धन्यवाद देती है। एलन उस क्रिस्टल को देखता है जो उसने इकट्ठा किया था और उसे एहसास होता है कि ये ब्रेट का है। उसे ये भी समझ आता है कि उसके अंकल का हेड जनरल के बॉडी पर लगा दिया गया था, जिसने अपना हेड खो दिया था। अचानक रीस की हाईटेक होलोग्राम एक मेकअप बॉक्स की तरह ग्लो करने लगती है। जब वो इसे खोलती है तो उसे एक मैसेज मिलता है जो बताता है कि जनरल सिरिल लौट आया है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। ब्रेट को वह दिन याद आता है जब उसने अपनी मां को खो दिया था और उसके पिता की आंखों की चमक खो गई थी। उसके पिता ने उसकी ओर बिना किसी फ्रेंडली इमोशन के देखा, जिससे ब्रेट डर गया था। एक दिन जब ब्रेट ने अपने पिता को एक प्रिटी रॉक दिखाने की कोशिश की, तो उसके पिता की प्रतिक्रिया इतनी कोल्ड थी कि ब्रेट खुद को बुरा महसूस करने से रोक नहीं सका। उसके पिता ने उसे फेलियर कहा और अपने पिता के आउटबर्स्ट से वो हैरान था। उसने मेज को उसका मजाक उड़ाते सुना तो वो अपनी सेफ जगह पर भाग गया ताकि वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। उसका भाई उसे दिलासा देने आया, लेकिन ब्रेट ने इसे ठुकरा दिया। बाद के वर्षों में उसने सोचा
कि उसका भाई भी उसकी तरह मजाक उड़ा रहा है, जैसे उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने उसे फेलियर ऑफ अ सन कहा, लेकिन ब्रेट को आखिरकार एहसास हुआ कि वो फेलियर नहीं था। वो अचानक जाग जाता है और गुस्से में है कि उसका सपना उसे उसके ब्रूटल पास्ट की याद दिला रहा है। वो अपने बेड से उठता है और थ्रोन रूम की ओर बढ़ता है ताकि अपने पिता का अभिवादन कर सके, लेकिन उसके पिता एक मैसेज पढ़कर बस हंसते हैं। वो ब्रेट से कहते हैं कि अब वे किंगडम और गॉड से अपनी रिवेंज शुरू कर सकते हैं, जिन्होंने उन्हें मिसफॉर्चून दी थी। वो किंगडम को जला देता है और ब्रेट को एहसास होता है कि वही एकमात्र योग्य और सक्षम व्यक्ति है जो किंगडम पर शासन कर सकता है। किंगडम के नागरिक आपस में गॉसिप करने लगते हैं और कैप्टन एडवर्ड और उसका सोल्जर क्लार्क जब स्ट्रीट्स पर गश्त कर रहे होते हैं तो उन्हें ये खबर मिलती है। वे समझ जाते हैं कि जनरल सिरेल के वापस लौटने की अफवाह से नागरिक परेशान हैं। क्लार्क को चिंता होती है कि अफवाह इतनी तेजी से फैल रही है और कैप्टन एडवर्ड को लगता है कि ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास है जिससे लोग भड़क उठें। क्लार्क सोचता है कि क्या कैप्टन एडवर्ड को लगता है कि जनरल एक इम्पोस्ट है। कैप्टन एडवर्ड उसे बताता है कि उसे परवाह नहीं कि जनरल एक इम्पोस्ट है या गोस्ट। वो क्लार्क को याद दिलाता है कि उनकी स्क्वाड्रन को किसी को भी किंगडम को नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। क्लार्क को समझ आता है कि अगर जनरल सिरेल अभी भी जीवित होते तो यही वो करते। वे उनकी इच्छा को पूरा करने का निर्णय लेते हैं और अपनी पेट्रोल फिर से शुरू करते हैं। जैसे ही वे एक एलेवे में प्रवेश करते हैं, अचानक एक हुडेड फिगर सामने आता है। क्लार्क अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ये जानने के लिए कि उन पर हमला कौन कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी हुड हटाता है, कैप्टन एडवर्ड आर्च बिशप को पहचान जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि आर्च बिशप ऐसी जगह बिना किसी एस्कॉर्ट के क्यों आया है। आर्च बिशप उसे बताता है कि उसके पास केवल उसके कानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आर्च बिशप कैप्टन एडवर्ड से उसके साथ चलने को कहता है और थोड़ी देर की झिझक के बाद कैप्टन एडवर्ड सहमत हो जाता है। क्लार्क इस बात से हैरान होता है कि कैप्टन एडवर्ड अकेले जाने को तैयार है, लेकिन कप्तान उसे आश्वासन देता है कि वो सुरक्षित रहेगा क्योंकि वो किसी बैटल में नहीं जा रहा। कैप्टन एडवर्ड क्लार्क को याद दिलाता है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन जुटाना है, लेकिन क्लार्क अब भी उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता। कैप्टन एडवर्ड फिर से उसे आश्वासन देता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सुरक्षित लौटेगा। क्लार्क को सभी का ध्यान रखने के लिए कहकर वो आर्च बिशप के साथ एली में चला जाता है। क्लार्क भावुक होकर उसे जाते हुए देखता है। कुछ समय बाद आर्च बिशप कैप्टन एडवर्ड को बताता है कि वे अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। कैप्टन एडवर्ड ये देखकर चौंक जाता है कि आर्च बिशप उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले आया है। कैप्टन एडवर्ड को ये समझ नहीं आता कि वो उसे ऐसी जगह क्यों लाया। तभी आर्च बिशप उसे बताता है कि उसने अपनी भूमिका निभाई है और अचानक गायब हो जाता है। कैप्टन एडवर्ड चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी क्रेग अचानक उसके पीछे आ जाता है और बैकस्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और समय पर अपनी स्वॉर्ड निकालकर खुद को बचा लेता है। कैप्टन एडवर्ड क्रेग के प्रयास की सराहना करता है। क्रेग ने टू कैच हिम अनअवेयर्स कोशिश की, लेकिन वह उसे बताता है कि यह असंभव है क्योंकि उसकी एक्सट्रीम ब्लड लस्ट के कारण। क्रेग खुश है कि कैप्टन एडवर्ड नहीं बदले हैं, लेकिन कैप्टन एडवर्ड को आश्चर्य नहीं होता कि क्रेग बिना किसी पूर्व सूचना के स्पारिंग सेशन शुरू कर देगा। कैप्टन एडवर्ड को एहसास होता है कि उसने क्रेग को उसके वाइफ्स बैरियल के बाद से नहीं देखा है और वो सोचता है कि वो अचानक इतनी सस्पिशियस कंडीशंस में उससे क्यों मिलना चाहता है। क्रेग उसे बताता है कि वो मूर्ख है क्योंकि उसे ये महसूस नहीं हुआ कि अब आर्च बिशप शिप उनके नियंत्रण में है। कैप्टन एडवर्ड सोचता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन क्रेग उसे सोचने का समय नहीं देता और तुरंत हमला कर देता है। कैप्टन एडवर्ड अपनी स्वॉर्ड से हमले को रोकता है और सोचता है कि क्रेग ने आर्च बिशप के साथ क्या किया होगा। क्रेग को नॉस्टैल्जिक महसूस होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे ही क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स किए थे। वो कैप्टन एडवर्ड को बताता है कि इस बार की स्पारिंग सेशन पहले जैसी नहीं होगी क्योंकि अब उसे स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है, जो कि कैप्टन एडवर्ड को आश्चर्यचकित करता है। ब्रेट एक कैरेज में सफर कर रहा है और उसे अपनी माँ के बैरियल की याद आती है। उस दिन उसने एलन से पूछा कि उनकी माँ क्यों स्लीपिंग थी और एलन ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए
क्योंकि वो अब जीवित नहीं थी। ब्रेट ने पूछा कि उसने अपनी लाइफ क्यों खो दी, और एलन ने समझाया कि हर कोई अंततः अपनी लाइफ खो देता है। ब्रेट आंसू बहाकर अपनी मां का मौन कर रहा था, और एलन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट देने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा सॉलिस नहीं दे सका। कुछ साल बाद क्रेग ने ब्रेट की स्ट्रेंथ की सराहना की, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पावरफुल बन जाएगा। उसने ब्रेट को अपना सच्चा सन माना, लेकिन उसने एलन को गेट लॉस्ट कह दिया, क्योंकि वो एक फेलियर था। हालांकि ब्रेट को बुरा लगा कि एलन को फेलियर कहा गया, लेकिन वो अपने पिता की अप्रूवल पाकर खुश था। जब वे टीन्स थे, ब्रेट को गुस्सा आया कि एलन ने फेलियर को अपनी पहचान मान लिया, लेकिन एलन ने उसे कंग्रेचुलेट किया क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। ब्रेट को गुस्सा आया क्योंकि एलन हमेशा प्रेटेंड करता था कि कुछ गलत नहीं है, भले ही लोग उसके बारे में बुरा कहते थे। उसने तय किया कि एलन वेस्ट बेल्ट नाम का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं था, इसलिए उसने खुद को उत्तराधिकारी के रूप में चुना। ब्रेट अपने रेमिनिसेंस से बाहर निकलता है और सोचता है कि वो अतीत की घटनाओं को क्यों याद कर रहा था। डीमन उसके सामने आता है और बताता है कि चीजें योजना के अनुसार चल रही है। ब्रेट उसे बताता है कि वो एडवर्ड को जाल में फंसाने में सफल हुआ, क्योंकि उसने आर्च बिशप को पॉन की तरह इस्तेमाल किया। डीमन गुस्से में था क्योंकि कैप्टन एडवर्ड के पास अन्य गिफ्ट्स को नलिफाई करने की शक्ति थी, जिससे वो बैटलफील्ड में इनविंसिबल बन जाता था। डीमन को यकीन था कि वो उनकी योजना में इंटरफेयर करेगा, लेकिन ब्रेट उसे आश्वस्त करता है कि क्रेग उससे निपट लेगा। ब्रेट डीमन को बताता है कि वो अपनी स्पेशल एबिलिटी के साथ योजना को बिना किसी वरी के आगे बढ़ा सकता है। तभी एक और डीमन आता है और बताता है कि हीरो आ चुका है। डीमंस ने फैसला किया कि वे प्रीमियर नाइट स्क्वाड्रन के साथ जाएंगे, जबकि वे ब्रेट को अपनी शक्ति देंगे ताकि वो गलती न करे। ब्रेट वादा करता है कि इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अब वो फेलियर नहीं है। अकीरा साराह को बताती है कि वो उसके पास ही रहे ताकि वो क्राउड में खो न जाए। साराह मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेती है। अकीरा साराह को आश्वासन देती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और उसे एक सेफ प्लेस पर ले जाएगी। वो क्राउड के बीच साराह को ले जाती है, बिना ये जाने कि एक डीमन उनकी स्टॉकिंग कर रहा है। वो एक सेक्लूडेड प्लेस पर पहुंचती है और डीमन से पूछती है कि वे कब तक हाइड एंड सीक खेलते रहेंगे। डीमंस अंततः प्रकट होते हैं और अकीरा उन्हें बताती है कि उनकी ब्लड लस्ट ने उन्हें उजागर कर दिया। डीमंस खुश थे क्योंकि अब उनके लिए अकीरा को हराना आसान हो जाएगा, लेकिन अकीरा आत्मविश्वास से कहती है कि वे उसे हरा नहीं सकते। डीमंस मानते हैं कि अगर वो अकेली होती तो वे उसे हरा नहीं पाते। अकीरा सोचती है कि क्या वे एक छोटी बच्ची पर हमला करेंगे, लेकिन डीमन उसे इन्फॉर्म करता है कि वो गलत आइडिया लगा रही है। डीमन साराह पर मैजिक सिगिल एक्टिवेट करता है और अकीरा को इन्फॉर्म करता है कि उस विलेज के सभी लोगों के पास साराह की तरह ही एक सिगिल है। वो सोचता है कि क्या वो बच्चे के साथ खड़ी रहेगी जब वो एक्सप्लोड होगी, या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगी। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि साराह एक्सप्लोड हो जाएगी अगर वो उस पर फायर बॉल से अटैक करता है। डीमन सोचते हैं कि हीरो क्या करेगा, जबकि साराह उसे दूर धक्का देती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो भाग जाए। लेकिन अकीरा भागने से मना कर देती है, क्योंकि एक हीरो को कभी भागना नहीं चाहिए। डीमंस अपना फायर बॉल स्पेल रिलीज करते हैं। नाइट्स देखते हैं कि क्लार्क पीला पड़ रहा है और वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो एडवर्ड के बारे में चिंतित है। नाइट्स उसे रियश्योर करते हैं कि एडवर्ड ठीक होगा, लेकिन तभी अचानक एक डीमन प्रकट होता है। क्लार्क नाइट से कहता है कि वे अटैक न करें, क्योंकि वह जानता है कि वे डीमन के खिलाफ जीत नहीं सकते। वो सोचता है कि इस खतरनाक सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। डीमन स्वीकार करता है कि उसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और वो उन्हें इस वर्ल्ड की सच्चाई बताने का फैसला करता है। इस बीच आर्च बिशप और जनरल एस एक बालकनी पर खड़े होकर लोगों को स्पीच देने के लिए तैयार होते हैं। ब्रेट पीछे से जनरल को कंट्रोल कर रहा होता है और वो लोगों को इन्फॉर्म करता है कि वो उन्हें वर्ल्ड की सच्चाई बताने वाला है। आर्च बिशप लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उनके साथ झूठ बोला गया है, क्योंकि उनके गिफ्ट्स कोई ब्लेसिंग्स नहीं है जिन्हें मनाया जाना चाहिए। आर्च बिशप उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वे गॉड्स के गुलाम हैं, क्योंकि उनके गिफ्ट्स उन्हें बिना उनकी मर्जी के दिए गए हैं। वो गुस्से में है कि गॉड्स उन्हें कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहे हैं,
लेकिन वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वे खुद को आजाद करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे अपने गिफ्ट्स को छोड़ दें। आर्च बिशप उन्हें इन्फॉर्म करता है कि खुद को मुक्त करने के लिए उन्हें गॉड्स को छोड़ना होगा, लेकिन लोग हेजिटेंट होते हैं क्योंकि उनके गिफ्ट्स उन्हें शक्तियां देते हैं। जनरल सिरिल ब्रेट को बालकॉनी पर इनवाइट करता है ताकि वो लोगों के डाउट्स दूर कर सके, और वो बालकॉनी पर आ जाता है। वो एक सॉर्सरर्स ड्रैगन की ओर इशारा करता है जो उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत होगी। जनरल सिरिल लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ये लाइफ फॉर्म 1000 सोल्जर्स की ताकत रखती है और इसकी कोई कमजोरी नहीं है। लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी क्षमताओं को परखा है। लोग सोचते हैं कि क्या ये अकेला लाइफ फॉर्म उनके गिफ्ट्स की भरपाई कर सकता है। ब्रेट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसकी मैरिनेट पावर इस कमी को पूरा कर देगी। आर्च बिशप समझाता है कि मैरिनेट पावर लोगों की छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाती है, जिससे वे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। लोग धीरे धीरे ब्रेट की शक्ति के लाभों को समझने लगते हैं और वे सोचते हैं कि जब ब्रेट नहीं रहेगा तब क्या होगा। ब्रेट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि भले ही वे अब गिफ्ट्स का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास और भी कई एसेट्स होंगे जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी अचानक एक डीमन प्रकट होता है और अपना हुड हटाकर अपनी पहचान दिखाता है। लोग डीमन को देखकर चौंक जाते हैं और ब्रेट स्वीकार करता है कि उनका आश्चर्य स्वाभाविक है, लेकिन वह उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्होंने डीमंस के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाई है। आर्च बिशप लोगों को इन्फॉर्म करता है कि वे केवल डीमंस के कारण सच्चाई जान सके हैं। वो वादा करता है कि डीमंस उन्हें उन क्षमताओं को सिखाएंगे जिनका उपयोग वे अपने गिफ्ट्स की जगह कर सकते हैं। ब्रेट उन्हें डीमंस के साथ हाथ मिलाने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। लोग ब्रेट के समर्थन में चीयर करते हैं और वह उनकी प्रशंसा का आनंद लेता है। इस बीच एडवर्ड अब भी क्रेग से लड़ रहा है, जो अपनी स्वॉर्ड से उसे चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है। क्रेग सोचता है कि जब यह पहले से ही स्पष्ट है कि एडवर्ड हार जाएगा, तो उसने हार क्यों नहीं मानी। एडवर्ड समझता है कि वो क्रेग को हरा नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा है। क्रेग उसे इन्फॉर्म करता है कि लेवल्स कौशल से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि लेवल बढ़ने से स्पिरिट बढ़ती है। इससे एक सुपीरियर बीइंग का निर्माण होता है जो गॉड्स को भी हरा सकता है। क्लार्क इस सच्चाई को समझ जाता है, लेकिन वो डीमन से कहता है कि वे नाइट्स हैं और वे अपने किंगडम को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकेंगे। अचानक डीमन अजेय बन जाता है, कुछ नाइट्स को गिरा देता है और क्लार्क को घायल कर देता है। वो फिर से प्रकट होता है, लेकिन क्लार्क अब भी अडिग है और अपने देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे डीमन आश्चर्यचकित हो जाता है। डीमन निष्कर्ष निकालता है कि वो एक मूर्ख है और एंड्राइट वहां आती है और डीमन से कहती है कि नाइट्स को मूर्ख होना ही पड़ता है ताकि वे अपने देश की रक्षा कर सकें। क्रेग एडवर्ड को गिरा देता है और जब वो वापस उठने की कोशिश करता है तो एडवर्ड उसे नीचे रहने के लिए कहता है। डीमन अंदर आता है और क्रेग सोचता है कि क्या उसने डीमन को गिरा दिया है। अकीरा अपनी डीमन डिस्गाइज हटाती है और क्रेग सोचता है कि वो अभी भी जीवित कैसे है। वो याद करती है कि एलन ने सारास सिगिल को अंडू कर दिया था और वो सोचती है कि एलन इस पूरी स्थिति के बारे में कितना कुछ जानता है। इस बीच ब्रेट लोगों की प्रशंसा का आनंद ले रहा होता है जब अचानक एलन उसे पुकारता है। ब्रेट सोचता है कि ये फेलियर उसके सामने क्या कर रहा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा एनीम रीकैप पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।